सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर लगेगी मुहर। सीएम आवास में होगी बैठक, सरकार की योजनाओं पर होगी चर्चा। मंगलुरु इमारत हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। होरमाऊ आगरा इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 6 लोगों की गई थी जान। आज 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे जर्मन चांसलर सोल्ज। आईजीसी की करेंगे सह अध्यक्षता। चांसलर सोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री और पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा कसेगा गृह मंत्रालय। राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं। देश की 77% बच्चों को नहीं मिल रहा पोषक आहार। मांओं के अशिक्षित होने से भी पड़ रहा असर। 80% से ज्यादा बच्चों के आहार में पाई गई कमी। आज रात ओडिशा से टकराएगा साइक्लोन दाना। 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल। ओडिशा के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां एनसीपी अजीत गुट के इलेक्शन सिंबल पर सुनवाई आज होनी है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले इलेक्शन सिंबल पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुनवाई करेगा। 2 अक्टूबर को शरद चंद्र पवार ने आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट आज दायर याचिका पर सुनाएगा फैसला। तो चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक की मांग से संबंधित याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, एनसीपी अजीत गुट के चुनाव चिन्ह पर आज सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले इलेक्शन सिंबल पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह को लेकर आज अहम फैसला सुनाएगा। 2 अक्टूबर को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह को लेकर आज अहम सुनवाई करेगा। तो दिल्ली से अहम खबर, 2 अक्टूबर को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक की मांग से संबंधित याचिका। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आप एनसीपी अजीत पवार गुट के चुनावी सिंबल पर आज फैसला आ सकता है। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें घड़ी जो चुनाव चिन्ह है उस पर रोक से संबंधित ये याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ अहम हो सकता है आज? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि एनसीपी शरद चंद्र गुट यानी शरद पवार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा था कि एनसीपी का पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी है। अब एनसीपी टूट चुकी है और टूटने के बाद 2 गुट बने हैं। एक अजीत गुट जो शरद पवार के गुट भतीजे हैं, दूसरा शरद पवार गुट है। दोनों गुटों को लेकर विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में आड़ ठोक रहे हैं और दोनों के कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उतरेंगे। इसलिए शरद चंद्र पवार यानी कह सकते हैं शरद पवार के तरफ से एनसीपी गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 अक्टूबर को एक याचिका दायर करके ये कहा गया था कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह एनसीपी का पहले से ही है उसको अब 2 गुट होने के वजह से जनता में भ्रम पैदा होता है। इसलिए इस चुनाव चिन्ह को तत्काल प्रभाव से विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर जब शरद पवार के तरफ से याचिका दायर की गई थी उस पर बाकायदा सुनवाई हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट इसी पर अपना फैसला सुनाएगा कि एनसीपी गुट अजीत पवार इस घड़ी के चुनाव चिन्ह को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है
या फिर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। क्योंकि एनसीपी गुट शरद पवार की तरफ से यही कहा गया कि घड़ी चुनाव चिन्ह शरद पवार के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, उसको लेकर वही आए थे। एनसीपी का गठन उनके द्वारा किया गया था और लगातार चुनाव महाराष्ट्र में शरद पवार की तरफ से लड़े गए थे। लेकिन अब एनसीपी टूटने के बाद दो गुट बने हैं, एनसीपी अजीत गुट, एनसीपी शरद पवार गुट। दोनों गुट जब चुनावी मैदान में है और घड़ी चुनाव चिन्ह जनता के बीच में दोनों के लिए जाना जाता है, इसलिए मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। लिहाजा अब इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। जैसे जैसे एनसीपी गुट शरद पवार को नया चुनाव चिन्ह दिया गया, वैसे ही एनसीपी अजीत गुट को भी नया चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। निश्चित रूप से अखिलेश जी, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने होंगे, उससे पहले अब एक बार फिर से सिंबल की लड़ाई महाराष्ट्र चुनाव से पहले चाचा और भतीजे के बीच शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से दोनों गुट जो है ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम फैसला जब आएगा, क्या लगता है कौन सा गुट ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है जिसके पक्ष में यह फैसला आ सकता है, क्योंकि दावेदारी दोनों की मजबूत है? देखिए, अगर मजबूती के तौर पर देखा जाए तो अजीत गुट एनसीपी ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकता है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि चुनाव आयोग में जब दोनों गुट गए थे, एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने जब चुनाव आयोग में दोनों के तरफ से अपने पक्ष रखे गए थे, तो चुनाव आयोग की तरफ से अजीत गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया था। और जब चुनाव चिन्ह शरद पवार गुट से छीनकर अजीत गुट में चला गया था, तो उस समय लोकसभा चुनाव में दोनों के द्वारा अलग अलग इस्तेमाल किया गया था। अब ये चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन के तरफ से अजीत गुट के पास है, तो अजीत गुट भी यही अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहा है कि चुनाव आयोग ने जब फैसला किया है उसमें अजीत गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह दिया है, ऐसे में उस पर स्टे लगाना नाइंसाफी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, क्या चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसको सुप्रीम कोर्ट मानता है या फिर सुप्रीम कोर्ट से सिरे से उस फैसले को खारिज करता है जो फैसला चुनाव आयोग ने दिया था, जो फैसला अजीत गुट के पक्ष में गया था। शरद पवार गुट उसमें पीछे रह गया था, इसीलिए शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी है, क्या शरद पवार गुट की जीत होगी या फिर अजीत गुट वैसे ही जीत का दर्ज करेगा जैसे चुनाव आयोग में उसको जीत मिलेगी थी और घड़ी चुनाव चिन्ह उसके गुट को मिल गया था। फिलहाल हमको इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सब कुछ साफ होगा, किसकी हार और किसकी जीत होती है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो चाचा और भतीजे के बीच अब सिंबल की लड़ाई अपने आखिरी दौर में आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होनी है, जिस पर फैसला आ सकता है। किस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में विजय मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, जहां लगातार खराब हो रही दिल्ली की आबोहवा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली का ओवरऑल अगर AQI की अगर बात किया जाए, औसत AQI 336 दर्ज किया गया है। आनंद विहार का AQI 392 पहुंचा है। जहांगीरपुरी का AQI 390, रोहिणी का AQI 373 के पास पहुंच चुका है। तो ओवरऑल लगभग 400 के आसपास AQI दिल्ली का बना हुआ है। दिल्ली वासियों को अब प्रदूषण की समस्या से फिर से दो चार होना पड़ रहा है। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से दिल्ली वासियों को प्रदूषण डराने लगा है। लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है और सरकार है कि अब वो आरोप और प्रत्यारोप का गेम खेल रही है। कल मुख्यमंत्री आतिशी को सुना था हमने, जिसमें वो कहती नजर आ रही थी कि जो प्रदूषण की समस्या है वो दिल्ली, आपको बता दें उत्तर प्रदेश और हरियाणा की देन है, जो दिल्ली में ये बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे आप?
अखिलेश जी, अखिलेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जी। आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार वहां पर खराब हो रहा है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो लगातार डाली जाए। जी, अब आ जाए जी। दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। अगर इस पर नजर डाली जाए तो दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक है लगातार बढ़ रहा है। अगर ओवरऑल पूरे दिल्ली पर नजर डाली जाए, गुणवत्ता सूचकांक खराब है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर देखा जाए तो आनंद विहार के आसपास जो है आंकड़ा वो करीब 369 के आसपास है, कहीं 350 के आसपास है। रोहिणी के इलाके में देखा जाए तो 373 के आसपास है। और ये ओवरऑल पूरा कहा जाए तो दिल्ली में जो गुणवत्ता सूचकांक है वायु का वो 400 के आसपास है। इस लिहाज से दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसको लेकर सड़कों पर उतरी हुई और वो आनंद विहार भी पहुंची थी, उसके अलावा कई इलाकों में भी गई थी। जब गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता और दिल्ली में जब इसको लेकर राजनीति शुरू होती है तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। क्योंकि दिल्ली में पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आज देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आरती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा चाहे वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात हो या फिर दिल्ली के यमुना में बढ़ते लगातार पानी के झाग और प्रदूषण की बात हो, तो यात्री यही कहती नजर आए कि हरियाणा भी अपने फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो यमुना में डालता है। उत्तर प्रदेश सरकार भी नोएडा से वेस्ट डालती है। इसके वजह से यमुना गंदी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे पानी का हो चाहे वायु का हो। तो इस लिहाज से दिल्ली सरकार इसको चुनौती के तौर पर जरूर ले रही है, चुनौती के तौर पर लेकर इसमें काम भी करती नजर आ रही। लेकिन जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी दीपावली बाकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में और खराब होगा, क्योंकि दिल्ली में जब दीपावली के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं तो उस समय करीब 10 से 15 दिन का ऐसा समय होता है जो दिल्ली के ऊपर काली धुंध छाई रहती है। दिन में भी बिल्कुल अंधेरा जैसा रहता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले तो इसको पराली के तौर पर देखा जाता है कि किसान खेतों में धान की पराली जलाते हैं, इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन पटाखों को भी अब जिम्मेदार माना गया और दिल्ली में इसीलिए पटाखों की बिक्री, पटाखों को जलाने और पटाखों को फोड़ने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, ताकि इस बार दीपावली में पटाखे ना बिके और ना ही पटाखे जलाए जाए, ताकि दिल्ली की आबो हवा और खराब हो और प्रदूषण बढ़े और वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बढ़े। अब ये देखना होगा दिल्ली की सरकार पटाखों को फोड़ने पर कितनी रोक लगा पाती है, कितना कंट्रोल करने में कामयाब होती है। और फिलहाल किसानों पर तो लगाम लगाई जा रही है कि वो पराली ना जलाएं। जो किसान पराली जला भी रहे हैं उन पर भी FIR दर्ज करके उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब ये पटाखा जलाने वालों, पटाखा बेचने वालों, पटाखा बनाने वालों पर दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करती है, कितना जुर्माना लगाकर उन पर लगाम लगाने की कोशिश करती है, यह दीपावली के वक्त देखना होगा। फिलहाल वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हो रहा है, वायु प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है, दिल्ली की जनता इससे बेहद परेशान है। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरे के निशान के पार पहुंच रहा है और दिल्ली वासियों को एक बार फिर से प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच लखनऊ से हम खबर सामने आ रही, सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब सभी
सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट सभी जो हैं वो सपा के होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं बल्कि बात जीत की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब सपा सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। पहले जानकारी आ रही थी कि 2 सीटों को समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी कांग्रेस को देगी और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। एक ट्वीट के माध्यम से भी अखिलेश यादव ने ये बात कही है। हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, अब साफ तौर पर अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, जो लगातार पसोपस का दौर जारी था कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितने सीटों पर सपा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। लेकिन अब चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। अनिकेत, देखिए मनोज, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो कल 11:10 पर जिस तरह से उन्होंने एक्स पर जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो प्रत्याशी है वो मैदान में होंगे। हालांकि अगर बात की जाए इस ट्वीट की, तो इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने एक बात को और मेंशन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई है फोन पर और उन्होंने पूरी तरह से इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। यानी कि उम्मीदें मनोज ये भी लगाई जा सकती है कि शायद इन 9 सीटों पर जो 2 सीटों की बात 5 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उन 2 सीटों में खैर और गाजियाबाद की अगर सीट बात करें तो शायद वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जरूर उतरेगा। लेकिन अगर बात की जाए सिंबल की, तो सिंबल समाजवादी पार्टी का ही होगा, यानी कि साइकिल सिंबल वहां पर नजर आएगा। तो यानी कि 9 सीटों पर कहने का सिंबल पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का ही होगा। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा इन 9 सीटों पर, ये अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। हालांकि अगर बात की जाए मनोज समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने जरूर 7 प्रत्याशी की जो सूची है वो अब जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव को जिम्मेदारी दी गई है करहल की। वही अगर बात की जाए सीसामऊ की, तो जो नसीम सोलंकी है, जो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है, इरफान सोलंकी को बता दें अभी सजा हुई थी तो उसके बाद मसीह हुई थी और उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने मनोज वहां प्रत्याशी बनाया है। तो अगर बात की जाए भाई फूलपुर सीट की, तो फूलपुर सीट में भी जो मुस्तफा सिद्दीकी है वहां पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कटहरी सीट की अगर बात करें तो शोभावती वर्मा, मंजवा तो ज्योति बिंद है वहां पर। और अगर बात करें अब मीरपुर सीट की, तो निश्चित तौर पर अगर पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र को लेकर लगातार सभी सियासी दल अपनी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। और पश्चिमी जो सीट मीरपुर सीट जो है वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है। तो हालांकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है मनोज वो सामने आ चुके हैं। और अब बात है 2 सीटों की, खैर और गाजियाबाद। हालांकि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, तो शायद वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जरूर होगा लेकिन सिंबल कहने का समाजवादी पार्टी का होगा। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शायद इन 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी ही उतारेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती हुई नजर आएगी समाजवादी पार्टी को। यानी कि जो उपचुनाव हमने देखा था, लोकसभा के चुनाव में जो गठबंधन देखने को मिला था कि बड़ा अलायंस बना था एनडीए के विरोध में, इंडिया गठबंधन, वो अलायंस कहने का फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि उसकी जीत कितनी सुनिश्चित हो पाएगी, कितना मैंडेट वो हासिल कर पाएंगे, वो खैर चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए नामांकन की मनोज, तो 25 तारीख यानी कि कल नामांकन की आखिरी तिथि और अब तक 34 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया है। अगर वही बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है सामने आ चुके हैं। वही अगर हम इधर अगर बात करें बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की मनोज, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी कैंडिडेट का नाम सामने घोषित नहीं किया। तो हालांकि अगर बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण होंगे इस उपचुनाव में, वो खैर नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिटमस टेस्ट की तरह से सभी सियासी दल इस चुनाव को देख रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, सभी सियासी दल ये प्रयास कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर न केवल जीत सुनिश्चित करें बल्कि बड़ा मैंडेट कहना कहीं बड़े मैंडेट के साथ में जीत सुनिश्चित की जा सके। तो वो प्रयास कहना कि सभी सियासी दलों का है। हालांकि अब कहना कहीं स्थितियां धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। अगर अखिलेश यादव की ट्वीट को हम देखें तो अखिलेश यादव ने जरूर ये साफ कर दिया कि वो उस चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा समर्थन उनको मिलेगा। हालांकि अगर बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने इस बात को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया। ये जरूर है कि कांग्रेस के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए वायनाड की, तो प्रियंका गांधी का भी वायनाड से डेब्यू हो रहा है, तो उसको लेकर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं
उसमें अपना समय देती हुई नजर आ रही है। और अगर बात जाए उत्तर प्रदेश की, तो हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण और आंकड़े क्या बैठेंगे ये चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन ये ट्वीट से साफ जरूर हो गया अखिलेश यादव के मनोज, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही प्रतिनिधित्व होगा। और हालांकि उनके तमाम जो प्रत्याशी जो मैदान में होंगे वो पार्टी को जिस निश्चित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चुनावी नतीजे तय जरूर निश्चित रूप से अनिकेत, जो उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर इन उपचुनाव की बात की जाए तो गठबंधन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये एक अहम रणनीति का नतीजा हो सकता है, अहम रणनीति सपा की हो सकती है, सपा और कांग्रेस की, ताकि भाजपा के सामने मजबूती से लड़ा जा सके। या महाराष्ट्र में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस वहां असहज की स्थिति में बनी हुई है, कांग्रेस 12 सीटें देने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में, उसका असर है ये कि सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और वो यहां पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मनोज, अगर बात की जाए सियासत की तो निश्चित तौर पर अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है सभी राज्यों में। और अगर बात करें उपचुनाव की तो निश्चित तौर पर ये लिटमस टेस्ट की तरह से है 2087 विधानसभा चुनाव के लिए। और अगर बात करें तो जिस तरह से जो बातचीत चल रही थी दोनों सियासी दलों में, चाहे कांग्रेस बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, इस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र को लेकर जो सीटों को लेकर जो बातचीत नहीं सफल हो पाई, शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है। वही अगर हम बात करें तमाम जो सियासी पंडित है मनोज, वो सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ी अगर पार्टी के विरोधी पार्टी के रूप में कोई अगर सामने अगर आती है तो समाजवादी पार्टी है। और लोकसभा के चुनाव में वो नतीजे देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी का ऐलान जरूर आता है समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन उसका बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ कि साफ तौर पर पूरा लाभ जो था वो समाजवादी पार्टी को हुआ। और ये कारण है कि बड़ी 32 सीटें लेकर आई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधिकार समाजवादी पार्टी का है। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लगातार वो ये बात कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और सीटें देने को तैयार भी है। लेकिन खैर और गाजियाबाद की सीट, हालांकि अगर बात करें तो भीतर खाने से बात निकल कर आ रही थी, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटें नहीं देना चाह रही थी, सिर्फ 2 सीटों पर ही बात हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ट्वीट हुआ है तो इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई मनोज की उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही मैदान में होंगे। हालांकि अगर बात करें तो सियासी समीकरण है महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण दोनों दलों के बीच में बने, वो खैर अलग की बात है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया है एक्स पर, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो गया कि शायद दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है और उस वार्तालाप के बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है। क्योंकि साफ तौर पर अगर अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और रात के 11:10 पर ट्वीट होना तो ये बात स्पष्ट करता है कि शायद जो नीचे स्तर के जो नेता है, जैसे कि अजय राय की बात करूं जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, वो साफ भले ही मना कर रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है सब बातें, लेकिन ये जरूर है कि अगर 11:10 पर रात में अगर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में कुछ जरूर कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और ये तय हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश में मैदान में उतरिए और हम आपका बैकडोर से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो ऐलान लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला था इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में, वो ऐलान कहीं ना कहीं फिर से उपचुनाव में होगा। हालांकि जैसे मैंने बताया कि सियासी समीकरण क्या कुछ बैठेंगे, जनता का जो जनाधिकार है वो किसके साथ जुड़ेगा, मैंडेट किसको मिलेगा, ये क्या चुनावी नतीजे तय करेंगे। निश्चित रूप से अनिकेत, ये देखने वाली बात होगी, ये चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने बनती दिखाई दे रही हैं, ये अहम रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि अखिलेश यादव सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी अन्य सहयोगी पार्टी को उतना स्पेस नहीं देना चाहते हों, ये भी हो सकता है। अनिकेत, इस तमाम और अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बात सीट की नहीं, बात जीत की है, ये अखिलेश यादव ने कहते हुए ये ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम का मामला है। सेवादार ने किया 2 नाबालिग किशोरियों से रेप। एक मंदबुद्धि किशोरी 5 महीने की गर्भवती भी हुई है। परिजन ग्रामीणों को लेकर आश्रम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस बीच पिछले 8 माह से बताया जा रहा है कि लगातार किशोरी का रेप कर रहा था सेवादार। मीठी गोली देने के बहाने नशीली गोली खिलाकर दुराचार को अंजाम देता था। आरोपी सेवादार मामला खुलते ही मौके से फरार हुआ है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। तो राधा स्वामी सत्संग का ये पूरा मामला, जहां का सेवादार पिछले 7 से 8 महीने से
दो नाबालिग बच्चियों के साथ कुकृत्य कर रहा था। इस दौरान एक मंदबुद्धि की जो नाबालिग बालिका है वो गर्भवती भी होगी। 5 महीने की गर्भवती होने के बाद ये मामला सामने आया। इस बीच पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ राधा स्वामी सत्संग पहुंचकर वहां पर जमकर हंगामा किया। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 FIR पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हालांकि सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बड़ी घटना सामने आई है। राधा स्वामी सत्संग का जो सेवादार है उसने ये कुकृत्य की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 5 महीने की आपको बता दें, एक मंदबुद्धि जो नाबालिग थी वो 5 महीने की गर्भवती भी हुई है। हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके का कृत्य लगातार होता रहा और किसी के कानों में भनक नहीं हुई और ये सेवादार लगातार कुकृत्य को अंजाम देता रहा। मैं आपको बताऊं, बड़ी हरकत सामने आई है। मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के राधा स्वामी सत्संग का मामला है, जहाँ में कि अगर बताया जा रहा है कि 8 महीने से लगातार जो सेवादार है वो नाबालिग किशोरियों के साथ 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। और अंजाम देने के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मंदबुद्धि जो एक नाबालिग लड़की थी उसके साथ में जिस तरह से एक घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि जहाँ सत्संग के लिए तमाम समाज के लोग जाते हैं और ऐसी सत्संग की जगह पर जिस तरह से घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। पहले भी इस तरह की घटना काफी और सत्संगों में हो चुकी है, चाहे वो पहले धनधन सतगुरु का सत्संग हो या आसाराम का सत्संग हो, उनमें भी पहले इस तरह की घटना हुई थी। और ऐसा ही मामला अब राधा स्वामी सत्संग का जनपद बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र में आया, जहाँ की नाबालिग 2 लड़कियों के साथ जो सेवादार था, जो नाबालिग किशोरियों के साथ लगातार रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। और बताया जा रहा है कि 8 महीने से लगातार जो मंदबुद्धि जो लड़की थी उसके लिए मीठी गोलियां खिला रहा था और गोलियां खिलाने के बाद में नशे की हालत में उस लड़की के साथ रेप करता था। रेप करने के बाद में जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है, जब डॉक्टर के पास उसके परिजन उसको लेके जाते हैं, डॉक्टर जब बताता है कि लड़की तो आपकी 5 माह की प्रेग्नेंट है, तो तब वो पूरी घटना का खुलासा होता है। तो खुलासा होने के बाद में जो परिजन है वो ग्रामीणों को साथ लेकर राधा स्वामी सत्संग आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद में वो हंगामा करते हैं, हंगामा तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से वह घटना की सूचना पाते ही तत्काल सयाना कोतवाली पुलिस पहुंचती है और कोतवाली पुलिस पहुंचने के बाद में लोगों को समझाती है। हालांकि 2 FIR पंजीकृत की गई है, दोनों ही नाबालिग जो लड़की है उनके लिए जिला अस्पताल डॉक्टरी मेडिकल के लिए पुलिस ने भेज दिया गया है। जो SP शंकर प्रसाद उन्होंने बताया है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जो उस घटना स्थल से सत्संग था वहां से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने तमाम तरह से घेराबंदी करके उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हालांकि जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मनोत्सव यही आता है कि जहां धर्म और आस्था के नाम पे लोग वहां जाते हैं, जहां लोग विश्वास करते हैं कि इस तरह के जहां सत्संग में लोग जाने के बाद में बताते हैं कि लोगों को अच्छा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ऐसा कैसा ज्ञान है कि जहाँ जो सेवादार होते हैं वो इस तरह की जो नाबालिग लड़कियां उनके साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। तो हालांकि जो ऐसे जो सत्संग करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो सेवादार ने जो घटना दी है तो कहीं ना कहीं जो उसमें जो ऊपर के जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, सेवा और जो लोग सत्संग के मेट होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं की कहीं ना कहीं जानकारी जरूर होगी। अब देखना यह होगा कि कोतवाली सयाना पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और लगातार किस पहलुओं में जांच करती है। जनपद बुलंदशहर पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक अब बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस को भी इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए, जिससे कि और जो अन्य जो बच्चियां हैं उनको बचाया जा सके। इस तरह से अगर जो घिनौनी घटना सामने आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सयाना कोतवाली पुलिस ने हड़कंप जरूर मचाया लोगों में। और जब बात किया सयाना क्षेत्र में तो लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लोगों ने भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी है, क्योंकि सत्संगों में जाना लोगों का अब ये मन बना लिया कि सत्संगों में जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सत्संगों में जिस तरह की ये घटनाएं होती जा रही है नाबालिग बच्चियों के साथ, जिस तरह से जो एक हैवानियत की गई है, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक कर देने वाली एक तस्वीर है। और जो लगातार सत्संगों में लोग जाते हैं और जाने के बाद में लोग वहां बताते हैं ज्ञान मिलता है, लेकिन ये कैसा ज्ञान है जो नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार रेप की घटना की जा रही थी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो परिजन जो सत्संग जब होते थे तो बच्चियों को वहां लेके जाते थे और
सत्संग में वहाँ सत्संग करने के बाद अपने घर आ जाते थे, लेकिन परिजनों को ये एहसास नहीं था कि सेवादार बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। और जब मंत्रवती जो लड़की थी, जो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी, जब वो तो जब बीमार हो पड़ती है, बीमार पड़ने के बाद जब डॉक्टर के पास परिजन उसे लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा ये पूरी घटना का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद में जो दूसरी नाबालिग बच्ची है उसके द्वारा बताया जाता है, दोनों ही नाबालिग बच्चियों की जो बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग बच्ची जो थी उनके लिए मीठी गोलियां खिलाता था सेवादार, और दोनों के नाबालिग के साथ बाजी से रेप की घटना को अंजाम देता था। जिस तरह से जो घनौनी दरिंदी थी जो सेवादार निश्चित रूप से अनिल, अगर बात की जाए तो ये गंभीर घटना है, और जो ऐसे सत्संग होते हैं उसमें बड़े स्तर पर जांच की भी जरूरत है। और ऐसे जो सत्संग में जो संत हैं उनको भी अपने यहाँ के जो सेवादार जो रखे जाते हैं उनको बड़े देखभाल के, बड़े सोच समझ के, और ऐसे लोगों को रखना चाहिए कि वो सत्संग से ही उनका वास्ता हो। क्योंकि कई हमने देखने को मिला है अनिल की कई हमारे संतों की छवि खराब होती है। हमारे धर्म और आस्था से जुड़े तमाम ऋषि मुनि और संत जो सत्संग के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं और बड़ी मात्रा में लोग उनके अनुयायी भी होते हैं, लेकिन ऐसे कृत्यों से और ऐसे सेवादारों से उनकी भी छवि खराब होती है। और कहीं ना कहीं हमारी जो ये प्रथा है, सत्संग वाली प्रथा, या कह लीजिए ऐसे तमाम संत हैं, उनकी भी छवि खराब होती है, हमारे धर्म पर भी इस सीधे तौर पर चोट पहुंचती है। तो इस तरीके की घटनाओं पर बड़ा सोच समझ के इन लोगों को, ऐसे सेवादारों को रखना चाहिए। अनिल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। जिस तरह से जो सेवादारों की वजह से जो महान जो संत होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनपे भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, और यही मामला ऐसा ही अब जनपद बुलंदशहर में आया है, और जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। पहले घटना और अन्य राज्यों में हुई थी जहाँ की बात की जाए, लगातार जो संतों पर उंगली उठी थी, लेकिन यहाँ की जो घटना है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। फिर एक बार सत्संगों पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़े हो गए कि आखिरकार जो संतों ने जो सेवादार रख रखा था, तो क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं की थी? जब वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो संत थे को आंखें बंद करके बैठे हुए थे। लगातार जो आस्था है, जो धर्म के नाम पर जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खिलवाड़ बंद कर देना चाहिए। और अब देखिए, सियाना पुलिस और जनपद बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह के लिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत गहनता से जांच करानी होगी, और तमाम पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उसको सख्त निर्देश देने होंगे कि आखिरकार पूरे जो सत्संग है उसकी पूरी तरह जो स्थान है वहाँ की जांच की जाए। आज जांच करने के बाद जो भी वहाँ दोषी है और जो भी इसमें लगातार जांच अगर की जाएगी तो जांच में कहीं ना कहीं और भी इसमें कहीं ना कहीं मामला निकल के सामने आ सकता है। और लगातार जिस तरह से संतों के नाम पर जिस तरह से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म के नास्ता के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा मिल चाहिए। जो ऐसा एक कृत्य किया गया है, जो नाबालिग जो मासूम बच्ची है उनके साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तत्काल सख्त सख्त सजा दिलानी चाहिए। और सजा दिलाने के साथ में जो हमारे समाज के जो संत हैं और जो उनके ऊपर उंगली उठती है, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखा जाए। और जो अगर संत अपने जो सेवादार रखते हैं उनको जांच पड़ताल के बाद ही ऐसा रखा जाए। लगातार देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के बच्चों के साथ, जो महिलाएं होती है उनके साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर पंजीकृत किया, लेकिन मुकदमा पंजीकृत करना मनोज कोई एक बड़ा काम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसकी जांच की जाए गहनता से कि आखिरकार इसमें निश्चित रूप से अनिल, मुकदमा दर्ज कर देना ही इस तरीके इन मामलों से इतश्री नहीं हो सकती है। बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सत्संगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के अवांछित जो लोग हैं उनको सत्संग में घुसने ना दे, उनको सेवादार ना बनाया जाए, उनके अच्छे से परीक्षण करने के बाद ही उनको सेवादार बनाया जाए, ताकि उनके सत्संग से जो उन आस्था रखते हैं लोग, उनसे जुड़ते हैं, उनके साथ किसी तरीके की इस तरीके की हैवानियत, इस तरीके की गलत कृत्य ना हो। अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए, ये अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग में ये हैवानियत की घटना सामने आई है, जिसमें 2 मासूम बालिकाओं के साथ रेप की घटना सामने आई है। एक मंदबुद्धि जो नाबालिग थी वो 5 महीने की गर्भवती हो गई, उसके बाद ये मामला सामने आया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जगत ब्लॉक के थालिया नगला का रहने वाला नाजिम अपनी 7 साल की बच्ची सोफिया को बीमार हालत में लेकर राज्य के मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां उसको जांच के नाम पर घंटों इधर से उधर दौड़ाया गया और बच्ची की हालत बिगड़ती गई और पिता अस्पताल के और डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। इलाज के नाम पर उससे साफ कह दिया गया कि क्रिकेट मैच चल रहा है, डॉक्टर मैच खेलने में बिजी है, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता बच्ची का इलाज नहीं होगा। वहीं बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में उनकी बेटी को उपचार नहीं मिला। स्टाफ के लोग उनको एक से दूसरे कमरे में टरकाते रहे। माता पिता रोते बिलखते नजर आए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। मासूम ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। डॉक्टर क्रिकेट मैच खेलने में व्यस्त थे। कैसी ये व्यवस्था है कि एक क्रिकेट खेलना ज़्यादा अनिवार्य था, एक मासूम की जान चली गई, लेकिन डॉक्टरों का मन नहीं पसीजा। उनका क्रिकेट का मैच चलता रहा और कोई एक मासूम जिंदगी की जंग हार गया। तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और लानत है ऐसी क्रिकेट पर, ऐसे डॉक्टरों पर जो इस मासूम की जान के जिम्मेदार हैं। इलाज के नाम पर बच्ची के पिता और माता को लगातार इधर से उधर टरकाया जाता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। तो इस मासूम बच्ची की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है जिनकी ड्यूटी थी, जिनको समय पर अस्पताल पहुंचना चाहिए था, जिनको इस मासूम का इलाज करना चाहिए था? क्या वो जिम्मेदार नहीं है और वो अपनी ड्यूटी के बजाय वो मैच खेलते नजर आए? को मैच खेलना है। 114 नंबर में जाओ, 114 वाले कह रहे हैं, 30 में जाओ, 30 वाले कह रहे हैं, फिर 114 में जाओ। पूरी वीडियो बनाना उधर को बोल तो रहे बना लो भाई। बताइए बोली कर रहा है भाई। बोलो। सुबह से सर यहाँ पे घूम रहे हैं, इनसे कह रहे हैं सुबह ऑक्सीजन की जरूरत है, बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत है। सुबह से इधर से उधर घुमा पा रहे हैं, क्या वो सर आ रहा है, सर आ रहा है, सर खेल रहा है, मैच कहते हैं मैच खेल रहे हैं। वो आधे घंटे में आ गए, 1 घंटे बच्ची खत्म हो गई सर हमारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश चौहान बदायूं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, एक बेहद असंवेदनशील ये घटना सामने आई है, जिसमें एक मासूम को लेकर उसके माता पिता अस्पताल के चक्कर काटते रहे, मेडिकल कॉलेज में इधर से उधर चक्कर काटते रहे, लेकिन उस मासूम को इलाज नहीं मिला। उस मासूम ने दम तोड़ दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डॉक्टरों को जिनकी ड्यूटी थी इस मरीज की, इस मासूम की जान बचाने की, वो जान बचाने के बजाय, इलाज करने के बजाय क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी ये? पूरा मामला जो है मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पर एक पिता अलापुर थाना क्षेत्र गांव थलिया नगला का होता है। वो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को लेकर जाता है और सोचता है कि हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं, वो लगातार रहे होते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, बल्कि उस जो पिता 7 साल की बच्ची को लेकर आया था, उसको जांच के नाम पर लगातार इधर से उधर कई कमरों में टरकाया जाता है। और जब वो पता करता है कि आखिरकार डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो लगातार क्रिकेट खेलने में व्यस्त होते हैं। और वहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं, उनका यही कहना होता है कि यहाँ पर अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट खत्म होने के बाद बच्ची को देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लगातार अगर बदायूं मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो लगातार यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता है या फिर प्रदेशीय नेता है, लगातार नेता जो विपक्ष हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं होती है, किसकी लापरवाही है, किसकी मिलीभगत है। और उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी गोद में उसकी बच्ची ने दम तोड़ा है। 7 वर्ष की बच्ची थी। और लगातार हमने जब यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की, तो यहाँ की CMS अर्सिया मसूद ने बताया कि वो सरकार जो है, वो डॉक्टर जो है वो बाहर गई हुई है, वो अभी यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद जब वो लाचार पिता इधर उधर भटकता है, उसके बाद उसकी बच्ची शाम को जब उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है और डॉक्टर जब मैच खेलने में व्यस्त होते हैं, तो उसके बाद भी जिम्मेदारों को भनक नहीं लगती है। फिलहाल इस मामले में
जब हमने जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो हमारे कैमरे से बचते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों पर, जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है। मेडिकल कॉलेज का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की बात की जाए तो अभी कुछ समय ही पहले यहाँ पर धरना चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में लगातार लापरवाहियों पर विपक्ष जो निशाना साधे हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन स्तर से इन जो लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इन पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लगातार अगर बात की जाए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन दौड़ों से कितना असर होता है ये साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 7 साल की मासूम ने जो है मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। अब देखने वाली बात ये हो कि शासन स्तर से या फिर जिम्मेदार अधिकारी इन जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई करेंगे। जी निश्चित रूप से रितेश, ये मासूम ने दम नहीं तोड़ा है, इस सरकार की जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है उसने दम तोड़ा है और निश्चित रूप से इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दावा करते हैं और लगातार दौरा करते हैं। उनकी मंशा भी होती है कि अस्पतालों में समुचित गरीबों को, जरूरतमंदों को समुचित इलाज मिल सके, लेकिन ऐसे डॉक्टर हैं जिनके लिए सही शब्दों का कई ऐसे शब्द मेरे मुंह में आ रहे हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी वजह से ऐसे हालात बनते हैं, एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं जिनको अपना फर्ज निभाना चाहिए था, इलाज के लिए जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। ये असंवेदनशील तस्वीरें साफ तौर से रितेश सामने आई हैं। रितेश, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिए और आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर जरूर आपसे हम अपडेट लेंगे। तो ये असंवेदनशील तस्वीरें बदायूं से सामने आई हैं जहां एक मासूम बच्ची की मौत हो जाती है और डॉक्टर जो है वो क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। मासूम की मां और जो उसके पिता थे वो लगातार अस्पताल के चक्कर काटते नजर आते हैं, लेकिन कहीं से उनको कहीं इलाज नहीं मिलता है। क्या मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर नहीं था? क्या उस मासूम बच्ची को देखने के लिए पूरे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर ही नहीं था और उस मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया? तो फिलहाल खबरों में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का प्रयागराज से। अगली खबर है जहां बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें, फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र दाखिल करेंगे नामांकन। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। हनुमानगंज कतवारूपुर देवकली गांव के निवासी हैं जितेंद्र। तो बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और मायावती के द्वारा ये कहा गया कि सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र दाखिल करेंगे। जितेंद्र सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। हनुमानगंज कतवारूपुर गांव के रहने वाले हैं जितेंद्र। तो फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र दाखिल करेंगे नामांकन। जितेंद्र सिंह को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हनुमानगंज कतवारूपुर देवकली गांव के रहने वाले हैं जितेंद्र सिंह। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया जितेंद्र सिंह को। आज नामांकन दाखिल करेंगे जितेंद्र सिंह। तो फूलपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। आज जितेंद्र सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में
जितेंद्र सिंह बीएसपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और आज जितेंद्र सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगंज कतवारूपुर देवगली गांव के निवासी हैं जितेंद्र सिंह। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और आज नामांकन दाखिल करेंगे जितेंद्र सिंह। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह पर भरोसा जताया। उपचुनाव में उनको फूलपुर से प्रत्याशी बनाया है और आज जितेंद्र सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रुक रही अगली अहम खबर का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बांदा दौरा है। बांदा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को करेंगी सम्मानित। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से बांदा पहुंचेंगे राज्यपाल। आज दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल के स्वागत के लिए कृषि विश्वविद्यालय में ने कमर कसी है। दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर थी। कृषि विश्वविद्यालय का राज्यपाल करेंगे निरीक्षण। मीडिया कवरेज के लिए पत्रकारों को पास नहीं मिले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा में आपको बता दें कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेडर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ये जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये सम्मेलन 22 से 25 अक्टूबर 2024 तक आईआईटी कानपुर में किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते रुझानों और खतरों पर सार्थक चर्चाएं करना है। साथ ही वास्तविक दुनिया की सुरक्षा घटनाओं के लिए अभिनव समाधान और रणनीतियों की खोज करना है। उद्घाटन सम्मेलन में भारत के साइबर सुरक्षा समन्वय लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय डॉक्टर गुलशन राय और भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में MITRE, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग लेंगे जो साइबर सुरक्षा के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य पर वैश्विक और स्थानीय अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। मैं ये CTI हब का प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। CTI हब एक साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है। हमारा काम रिसर्च है साइबर सिक्योरिटी में, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन एंड ऑल्सो हम इंक्यूबेट करते हैं स्टार्टअप्स इन साइबर सिक्योरिटी और हम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो हमारा ये कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें हम 4 थीम पे बात कर रहे हैं। एक है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, बाहर से जो अटैक आते हैं, बाहर के कोई कंट्रीज से और बाहर के गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड ग्रुप से जो अटैक आते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उसको कैसे एट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं इंडियन आर्मी में था, आज अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में सिविल में काम कर रहा हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपको बताया हम 4 टॉपिक मेजर डिस्कस करेंगे। इसमें एक है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, एक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक है सप्लाई चेन सिक्योरिटी और एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। इन चारों के ऊपर जो भी चर्चा होगी अगले 2 दिनों में, इसके बाद इन चारों विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा जो कि हिंदुस्तान की सरकार को भेजा जाएगा ताकि आगे क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। रुक रहेंगे अगली खबर का। दिवाली के खास अवसर पर कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि जिस जनता ने विधायक बनाया है, जनता को मैं आश्वस्त करती हूं कि मैं उनके लिए जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन कार्यालय में रहूंगी और उनके साथ उनके हर सुख दुख में सम्मिलित होती रहूंगी। दीपावली के पर्व को देखते हुए गंदगी से जुड़ी जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर नगर निगम के अधिकारियों से बात करके क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
देखिए ये कोशिश रहती है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो ऐसे ज़रूर हों कि यथासंभव अपना कोई कार्यक्रम जो मेरे माध्यम से लगे उसमें वो मैं ना लगाकर 10 से 1 के बीच में। तो बुधवार और शनिवार जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है। जिन्होंने विधायक बनाया है वोट देके, जिनका प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, उनको ये निश्चित रहे कि मैं यहाँ पर उनको मिलूंगी और किसी भी तरह की बात जो वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ आकर पूरे क्षेत्र के लोग शेयर करते हैं। अभी जैसे इस समय मैं बैठी हूँ तो इधर कुछ बार से जैसे बुधवार शनिवार और भी दिन मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तो लगातार लोगों को, क्योंकि ये हमारे संस्कार से जुड़ी हुई भी बात है, दीपावली का पर्व है, तो लोगों को घर के अंदर भी और घर के बाहर भी गंदगी और कूड़ा बहुत अखर रहा है और उसकी वो सूचनाएं लगातार यहाँ पर कार्यालय में दे रहे हैं। तो संबंधित जो नगर निगम से जुड़े हुए उसके अधिकारी हैं उनसे बात करके यथासंभव लाइट की हो रही है बात। लोग ये भी चाह रहे हैं कि घर सजाने के साथ साथ उनकी गलियां भी रोशन रहें, तो वो लाइट के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये अभी इधर दीपावली के आसपास सफाई और लाइट को लेकर ज्यादा बातें आती हैं, तो प्रयास ये रहता है कि तुरंत ही संबंधित अधिकारी से बात करके समस्या का निराकरण हो जाए। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।